हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस किड्स जूसरी। देखो, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे। एक चैप्टर है अपना द्वितीय क्रिया नाम का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज के वीडियो में। वर्ण जोगरूपी का चैप्टर नंबर, इस बार ये 5वां नंबर चैप्टर है, पहले 6वां नंबर चैप्टर था द्वितीय क्रियाएं। इसके बारे में आज विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखो, द्वितीय क्रिया होती क्या है, उससे पहले हमें कुछ बातें याद रखनी है। देखो, द्वितीय क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। द्वितीय क्रिया क्या होती है? देखो, मैंने सबसे पहले आपको जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया था तो उस समय मैंने आर्थिक क्रिया पढ़ाई थी। कौन सी क्रिया पढ़ाई थी? आर्थिक क्रिया। मैंने कहा आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं कि मानव क्या करता है अपने जीवन निर्वाह के लिए। किसके लिए? जीवन निर्वाह के लिए, या मानव अपने जीवन यापन के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए मानव क्या करता है? कुछ क्रिया करता है। क्या करता है? कुछ क्रियाएं करता है। और उन क्रियाओं से मानव को क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। और आय प्राप्त होती है तो आय प्राप्त होना, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? आर्थिक क्रिया कहलाएगी। ध्यान रखना, क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रियाएं। अब मानव ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। आर्थिक क्रिया मैंने देखा आपको 5 आर्थिक क्रिया होती है। कितनी होती है? 5। सबसे पहले हमने कौन सी आर्थिक क्रिया की बात की थी? प्राथमिक क्रिया। ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, ध्यान रखना। आज जो चैप्टर है सेकंड, इसका नाम है द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रिया, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रिया क्या होती है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होना, प्रकृति पर निर्भर होना। कौन सी क्रिया कहलाती है? प्राथमिक क्रिया। अब द्वितीय क्रिया कहते हैं प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन है उसका रूप परिवर्तित करके मूल्यवान बनाना। कौन सी क्रिया कहलाती है? द्वितीय क्रिया कहलाती है। देखो, हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? देखो, द्वितीय क्रिया किसे कहा जाता है? प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी कच्चे माल है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो भी संसाधन है, जो भी साधन है या जो भी पदार्थ है, उनका मशीनों के माध्यम से या प्रौद्योगिकी या तकनीक के माध्यम से उसका रूप परिवर्तन करके उसको क्या बनाना? मूल्यवान बनाना क्या कहलाता है? द्वितीय क्रिया कहलाती है। लिखना इसके अंतर्गत द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? लिखना, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का मशीनों व तकनीक, कच्चे माल का मशीनों व तकनीक या हम प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, तकनीक को के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से रूप परिवर्तित करके मूल्यवान बनाना। क्या कहलाता है? द्वितीय क्रिया कहलाता है। द्वितीय क्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, द्वितीय क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में बताएं हम, जैसे कपास। क्या है? कपास किससे? प्राथमिक क्रिया है। कपास से, कपास कृषि प्राथमिक। कपास से क्या बनाना? तंतु बनाना या रेशा बनाना, और उससे किसका निर्माण करना? वस्त्र करना। जैसे कौन सा वस्त्र उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, सूती वस्त्र। इसके अलावा देखो, जैसे लोहा अयस्क, इसका क्या बनाना? इस्पात बनाना। हम पढ़ेंगे आगे, स्टील इंडस्ट्री। इस्पात से क्या बनाना? मशीनें बनाना, वह औजार बनाना। तो ध्यान रखना, द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का मशीनों व तकनीक के माध्यम से रूप परिवर्तित करके मूल्यवान बनाना द्वितीय क्रिया कहलाती है। देखो, कपास और लोहा, इनके कच्चे माल है, इनका रूप परिवर्तित करके इनको क्या बना दिया? मूल्यवान बना दिया। जितना महंगा कपास है, क्या उतने महंगे कपड़े नहीं होंगे, वस्त्र होंगे या नहीं? ये ध्यान रखना आपको, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके अंतर्गत। अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय क्रियाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना,
द्वितीय क्रियाएं, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, विनिर्माण, निर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित है। ध्यान रखना, उद्योग से संबंधित है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी इसके अंदर किस किस को शामिल किया जाता है? विनिर्माण, किसको? मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ से होता है हाथ से बनाना। यानी किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तित करके उसे क्या बनाना? मूल्यवान। विनिर्माण आप जानते हो, बहुत सारी चीजों का निर्माण होना एक विनिर्माण। निर्माण है जैसे निर्माण, विनिर्माण किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत कुछ फैक्ट्री वगैरह वगैरह में निर्माण करने से बाहर के, जैसे हम वगैरह मकान का निर्माण हो रहा है, ये थोड़ी कह रहे हैं विनिर्माण हो रहा है। अगला है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी कृषि से संबंधित कोई भी जैसे उत्पाद मान लेना, जैसे मान लेना कृषि से संबंधित हो गया, आम की खेती कर लिया आपने, आम का बागान लगाने के बाद में इस आम का क्या बना दिया? अचार बना दिया, लंबे समय तक रखने के लिए क्या बना दिया इसका? अचार। प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है ना, जो लंबे समय तक किसी भी चीज को रखने के लिए बनाई जाती है। थोड़ा ये ध्यान रख लेना आप इसके अंतर्गत। अब हम बात करें विनिर्माण, किसकी बात करें? पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? ज्यादा विनिर्माण की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विनिर्माण की। यहां तक आप इसको लिख सकते हो यार। विनिर्माण, इंग्लिश में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग। देखो इस विनिर्माण की बात करते हैं। विनिर्माण का तात्पर्य होता है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना। क्या होता है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना क्या कहलाता है? विनिर्माण। किसी भी वस्तु का क्या करना? उत्पादन करना। अब इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, तो वो भी आपको याद रखनी है। किसकी? विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी है? देखो हम बातचीत करते हैं। सबसे पहली विशेषता है इसकी शक्ति का उपयोग। शक्ति का उपयोग हम सबके बारे में चर्चा करेंगे एक एक बार। दूसरी विशेषता इसके अंतर्गत ध्यान रखना, दूसरी विशेषता है मानक वस्तुओं का उत्पादन। ध्यान रखना। तीसरी इसकी विशेषता ध्यान रखना, मशीनरी का उपयोग। मशीनरी का उपयोग। चौथी इसकी विशेषता है, ध्यान रखना, चौथी इसकी एक ही प्रकार की वस्तु का, एक ही प्रकार की वस्तु का, ध्यान रखना, एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन। ध्यान रखना। पांचवी इसकी विशेषता ध्यान रखना, कार्य कुशल। ध्यान रखना, कार्य कुशल व विशिष्ट श्रमिकों, कार्य कुशल व विशिष्ट श्रमिकों द्वारा
ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसकी 5 प्रमुख विशेषता याद रखना। कैसे देखो क्या होता है, शक्ति का उपयोग, यानी विनिर्मित किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखना, किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा के बिना क्या नहीं चल सकती, मशीनें। इसीलिए किसी भी विनिर्माण या किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखना, शक्ति का उपयोग किया जाता है। मानक वस्तुओं का उत्पादन, यानी इसमें किसी निश्चित ही वस्तु का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। पहले शक्ति का उपयोग यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है किसी भी विनिर्माण या किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए। मानक वस्तुओं का उत्पादन यानी एक निश्चित स्टैंडर्ड वस्तुओं का क्या करना है, इसके अंतर्गत निर्माण किया जाता है, यानी केवल जिसकी उच्च गुणवत्ता होती है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। इसके लिए जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मशीन की आवश्यकता पड़ती है, मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। सारा कार्य मशीनों के माध्यम से होता है। और एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन करना, जैसे मैं कह रहा हूं कि टाटा है, टाटा द्वारा किसी निश्चित एक ही चीज का उत्पादन करना, मान लेना, तो वो। इसके अलावा जैसे पार्ले जी कंपनी है, तो पार्ले जी बिस्किट का निर्माण करती है। वर्तमान समय में खूब सारे प्रोडक्शन आ गए, और इसके अंदर तो जो कार्य किया जाता है ना, वो कुशल और विशिष्ट श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। ये नहीं किसी को भी उठा के व्यक्ति को आकर लगा दिया और काम करना स्टार्ट हो गया, नहीं, उसके पास पूर्ण रूप से उसकी स्किल होनी चाहिए, उसके पास में उसका कौशल होना चाहिए। इसके अलावा उसने ट्रेनिंग ले रखी हो, यानी सीख रखा हो इसके बारे में, बड़े स्तर पर ध्यान रखना। विशिष्ट श्रमिकों की आवश्यकता है, कुशल जिसके पास उनको विशेष जानकारी होती है, ऐसे उसका। तो इनकी थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस चैप्टर में, बात करते हैं आधुनिक विनिर्माण उद्योग की कुछ विशेषताएं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग लगाना आप, आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या लिखना है, आधुनिक विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला है 1 नंबर पर कौशल का विशिष्टीकरण। इसके अंतर्गत इसका मतलब क्या होता है, यानी इसके अंतर्गत एक ही स्तर, इसके अंतर्गत एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर क्या करना, उत्पादन करना होता है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन करना, बड़े स्तर पर क्या करना, उत्पादन करना। एक क्वेश्चन का क्या है, विशिष्टीकरण, ध्यान रखना। दूसरा है यंत्रीकरण, ये मैं बता चुका हूं वैसे पहले से। दूसरा है यंत्रीकरण, यानी मशीनों की बात कर रहे हैं सारी, किसके माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। यंत्रीकरण का मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना, किसी भी कार्य करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए मशीनों का, करने के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी, मशीनों का प्रयोग करना, मशीनों का प्रयोग करना, यानी मानव श्रम की अपेक्षा किसकी बात करें, मशीनों की बात करें। ये स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है, स्वचालित, रोबोटिक, ये स्वचालित, ध्यान रखना, ये स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है, मैं इनको आपको क्लास में कई बार समझा भी चुका हूं, ध्यान रखना। ये स्वचालित यंत्रीकरण की कौन सी अवस्था है, विकसित अवस्था है। अगली है 3 नंबर, प्रौद्योगिकी नवाचार। अगला कौन सा है, प्रौद्योगिकी नवाचार। देखो इसके अंतर्गत
निम्न शामिल है। देखो क्या है लिखा, आधुनिक विनिर्माण उद्योग की क्या करनी है, विशेषता की बात करें। कौशल का विशिष्टीकरण जिसमें किसी एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन करना, मानक वस्तुओं का उत्पादन करना। यंत्रीकरण किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। स्वचालित यंत्रीकरण की विशेषता है, यानी रोबोट, यानी ऐसी किसी भी वस्तु, जैसे मान लेना बहुत सारी पैकिंग के सामान बनाने के लिए बहुत सारे रोबोटों की आवश्यकता पड़ती है, या जो उद्योग के अंतर्गत जो भी नई वस्तुओं को आई है उस पर मार्क करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वचालित मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाता है, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है शोध एवं विकसित तरीके से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। किसके माध्यम से, शोध व विकसित तरीके से, विकसित तरीके से शोध व विकसित तरीके से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना। गुणवत्ता को नियंत्रित करना, ध्यान रखना। अगली क्या बात याद रखनी है, शोध यानी रिसर्च करके विकसित तरीके से विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, यानी उसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस या किसी उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। किसके माध्यम से, शोध के माध्यम से, नई नई तकनीकी के माध्यम से खोज करके किसी भी वस्तु में अच्छी से अच्छी गुणवत्ता लाना, उसमें वस्तु में, या जैसे कि कोई भी वस्तु होती है उसमें तेजी से गति ऐसे लाना कि जैसे कोई वस्तु है उसमें उत्पादन इस प्रकार से करना कि जैसे भी उसका प्रयोग किए तो ज्यादा से ज्यादा जब प्रयोग बार बार होता है तो वो अच्छी क्वालिटी का होकर निखरे, उभार करे। जैसे मान लो किसी बल्ब का निर्माण कर रहे हैं, मान लेना, तो बल्ब का निर्माण कर रहे हैं, पहले बल्ब है वो फ्यूज हो जाता जल्दी, उसके बाद में उस गुणवत्ता में धीरे धीरे परिवर्तन लाए और बहुत अच्छा बन गया, वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। दूसरा इसमें अपशिष्टों का निस्तारण करना, यानी जितने भी अपशिष्ट निकलते हैं प्रौद्योगिकी उसमें उद्योग से, उनका क्या करना, निस्तारण करना। अगला है विनिर्माण, इसका प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करना, कम करना, ध्यान रखना। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये लिख देता हूं मैं, अगली विशेषता इसके अंतर्गत, ध्यान रखना, अदक्षता को समाप्त करना, समाप्त करना। जिसके पास दक्षता नहीं है, यानी ऐसे उद्योगों में, नवीन प्रौद्योगिकी उद्योगों में या टेक्नोलॉजी नवाचार यानी विकसित नए नए नवाचार पैदा होते हैं, तो अदक्षता यानी जिसके पास किसी भी प्रकार की दक्षता नहीं, दक्षता नहीं किसी काम को करने के लिए, तो उसको भी क्या करना है, इसके अंतर्गत समाप्त करना है, ध्यान रखना। प्रदूषण को कम करना, ये कुछ बातें याद रखनी है, चारों आपको ध्यान रखना प्रौद्योगिकी नवाचार के अंतर्गत। एक और बचा है इसके अंतर्गत, उसकी बात कर लेते हैं। अगला बचा है 4 नंबर, संगठनात्मक ढांचा। ध्यान रखना, संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। स्थिरीकरण इसकी, अब इसके अंतर्गत हम क्या करें, आधुनिक विनिर्माण उद्योग की क्या पढ़ेंगे हम, उद्योग की कुछ निर्माण की विशेषताएं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। आधुनिक निर्माण की क्या पढ़ेंगे, विनिर्माण की विशेषता पढ़ेंगे यहां पर। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 1 नंबर, जटिल प्रौद्योगिकी।
यानी नवाचार की बात करें, तकनीक की बात करें, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की बात करें, जटिल। दूसरे आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, प्रौद्योगिकी, यंत्र की बात है। दूसरा देखो, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसके अंदर, अधिक पूंजी की आवश्यकता। तीसरा नंबर बात करें इसमें, इसमें बड़े संगठन, इसमें विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन से कम प्रयास से कम प्रयास, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन से कम प्रयास व अल्प लागत में, वह अल्प लागत में, अल्प लागत में, ध्यान रखना, अधिक उत्पादन करना, अधिक उत्पादन करना, ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी चौथी विशेषता याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग द्वारा कार्य संचालन, प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कार्य संचालन, ध्यान रखना। पांचवी विशेषता क्या याद रखोगे इसके अंतर्गत, बड़े संगठन के स्तर, यानी बड़े संगठन के स्तर होते हैं, बड़े संगठन के स्तर। ये प्रमुख इसकी क्या याद रखनी है, विशेषता याद रखनी है, ये ध्यान रखना। कौन सी, जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, तंत्र ध्यान रखना, यंत्र ये याद रखना, जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, विशिष्टीकरण। सबसे पहले तो इसका मतलब समझ जाना आपकी क्या मतलब होता है। संगठन का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन निर्माण करना और उसका स्तरीकरण। जैसे मान लेना, जैसे इस क्षेत्र में या आधुनिक जो विनिर्माण उद्योग है इसमें काम करने वाले किस प्रकार से, जैसे मान लेना एक ही संस्था है, एक संस्था है, अब इस संस्था में काम करने का एक निश्चित तरीका होता है। कैसे, संस्था का एक हेड होगा, ध्यान रखना, वो हेड के नीचे ना ये क्या करेगा, नीतियों का निर्माण करना। किसका निर्माण करेगा, ये नीतियों का निर्माण करेगा, मानना, सपोज करना। इस हेड के ना बहुत सारे क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। क्या होते हैं, सहयोगी। फिर ये हेड इन नीतियों का क्या करवाना है चाहेगा, ये संचालन करवाएगा। तो संचालन करने के लिए वो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता, लोग। तो वो लोग संचालन करेंगे, संचालन करने के बाद में जो नीति लागू, संचालन का मतलब है ये लोग क्या करेंगे, नीति को लागू करेंगे। लागू करने के लिए इसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी एक वर्ग विशेष की लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। उनके माध्यम से ये क्या करेगा, काम। फिर ये लोग क्या करेंगे, वो जो काम कर रहे हैं उनका क्या किया जाएगा, निरीक्षण। यानी एक विशिष्टीकरण होता है इसके अंतर्गत, श्रम का विभाजन किया जाता है। श्रम का विभाजन कैसे है, जैसे मान लेना एक लगाया जा रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यानी ऑटोमोबाइल उद्योग की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेना कार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कार। जब किसी कार को बनाया जाता है ना, तो ये नहीं है कि एक कार को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति विशेष ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इस कार को बनाया जाता है ना, तो ध्यान रखना, इस कार के अलग अलग पार्ट, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, यानी बहुत सारे क्या होते हैं इसके भाग। तो सभी लोग एक एक भाग का इसमें क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये नहीं है कि सारा व्यक्ति, एक ही व्यक्ति स्टीयरिंग बना रहा है, एक ही व्यक्ति ब्रेक का काम कर रहा है, एक ही व्यक्ति बॉडी का कार्य कर रहा है, एक ही व्यक्ति टायर का काम नहीं कर रहा है। नहीं, सबको क्या क्या अलग अलग दे रखा है। इसमें श्रमिकों को सबको कार्य है ना वो अलग अलग विभाजित कर दिया है, यानी उसमें कम प्रयास में अल्प लागत के अंतर्गत क्या करेंगे, वो अधिक उत्पादन करेंगे। तो ये भी एक ध्यान रखना। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा कार्य संचालन होता है, ध्यान रखना, मैंने कहा एक संचालन के लिए बहुत सारे लोगों का होता है, वो प्रशासकीय। और बड़े संगठन का स्तर क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है इसके अंतर्गत। तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, बड़े संगठन ध्यान रखना है।
कौन से कैसे है, बहुत बड़ा संगठन होता है इसका। तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें हो गई यार। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है उद्योगी की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखना किसकी बात करें हम, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब क्या है कि किसी भी उद्योग को लगाने से पहले, मेरी बात को ढंग से समझने की कोशिश करना आप यहाँ पर, कि मान लेना कोई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है, जैसे सपोज करना यहाँ पर लगाया जा रहा है, एक उद्योग लगाया जा रहा है, ठीक है, ये उद्योग है इस्पात इंडस्ट्रीज। क्या नाम है इसका, इस्पात, ठीक है। जैसे ये उद्योग लगा रहे हैं, इस उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी उद्योग अपनी लागत को घटाकर लाभ को बढ़ाते हुए किसी भी उद्योग की स्थापना की जाती है, इसीलिए और स्थापना उसी स्थान पर की जानी चाहिए जिस स्थान पर उत्पादन लागत क्या आनी चाहिए, बहुत ही कम आनी चाहिए। जैसे मान लेना मैं कह रहा हूं यहां पर लगाया जा रहा है इस्पात उद्योग, या लगाया जा रहा है कौन सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। समझने की कोशिश करना आप यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मत लगाना है। देखो क्या बात है, सूती वस्त्र लगाया जा रहा है, मान लेना ये लगाया जा रहा है कहां पर, जैसे मान लेना सूरत लगाया जा रहा है, सूरत गुजरात में, ध्यान रखना। जब सूती वस्त्र उद्योग सूरत में लगाया जा रहा है, तो जिस क्षेत्र में उद्योग की अवस्थिति, यानी मैंने अवस्थिति का नाम क्या लिखा है, सूरत, अब इसको प्रभावित करने वाले खूब सारे कारक हैं। अगर सूरत के आसपास में क्या होनी चाहिए, पहली बात तो सूरत के आसपास में कपास होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, ये तो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इसकी जलवायु अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर किसके साधन होने चाहिए, परिवहन के, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें जो इसकी क्या अवस्थिति को प्रभावित करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी उद्योग को लगाना हमारा मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्या कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। जब हम किसी उद्योग को की स्थापना करते हैं तो यह हम देखते हैं कि वहां पर उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो क्या है, जितने भी कारक है जितने, तो वो उसके अनुसार होने चाहिए। जैसे मान लेना हमने उद्योग लगाया कोई लोहा इस्पात उद्योग, तो लोहा इस्पात उद्योग हमें उसी स्थान पर लगाना चाहिए जिस स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग की जो आवश्यक चीजें हैं, जैसे लोहा एस, इसके अलावा मैग्नीज, इसके अलावा कोयला, ऊर्जा शक्ति के साधन की बात कर ले, आसपास में बाजार होना चाहिए, परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, व्यापार की सुविधाएं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य किसी भी उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये याद रखना आप। इसके अंतर्गत कुछ बातें लिखना आपको, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले क्या लिखना है इसके अंतर्गत, थॉट लगाकर लिखना कि उद्योग अपनी लागत घटाकर, उद्योग अपनी लागत घटाकर, ध्यान रखना, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना, उद्योगी की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए, उस स्थान पर की जानी चाहिए, उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन, जहां पर, ध्यान रखना, जहां पर उत्पादन लागत कम आए, उत्पादन लागत कम आए। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है, और लिखने के बाद जो मैं बता रहा हूं आपको वो भी लिखना है इसके साथ साथ। ध्यान रखना, उद्योग की अपनी लागत को घटाकर, लागत है ना जो पैसा उसमें लग रहा है, अधिक लाभ को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए उद्योग की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत क्या आनी चाहिए, बहुत ही कम आनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेना कोई भी यहाँ पर हमने उद्योग लगा लिया है,
उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, सबसे पहले कच्चा माल, आपको ऐसे लिखे वो लिखना है आपको। इसके अलावा इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तकनीक और बाजार, ऊर्जा, किसकी, कच्चा माल, पूंजी, तकनीक, बाजार, ऊर्जा। सरकारी नीतियां ध्यान रखना। इसके अलावा सरकारी नीतियां, जलवायु, श्रमिक या मैं कह सकता हूं श्रम, परिवहन, संचार, ये प्रमुख कारक है, ध्यान रखना। ये क्या है, प्रमुख कारक। ये सारी की सारी चीजें ये इस उद्योग को प्रभावित करने वाले पूरे कारक है। देख लो, सबसे पहले हम बात करें संचार, उसके बाद में परिवहन लिखा है मैंने, फिर मैंने श्रम या श्रमिक लिखा है, उसके बाद जलवायु, सरकारी नीतियां, ऊर्जा, बाजार, यानी बाजार पास होना चाहिए, तकनीक, पूंजी और कच्चा माल। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपको कुल मिलाकर ये 10-15 10 से याद रखने, आपकी किताबें भी इतने नहीं दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखना। ये प्रमुख है। अब देखो, जैसे मैं आपको इनमें से बताऊं कि बहुत सारे उद्योगों के बारे में, जैसे मान लेना औद्योगिक व्यवस्थिति, संचार की बात करूं, परिवहन की बात करूं, तो ये सब सारे के सारे है ना, ये उद्योग को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, मैं किसी एक के बारे में बताता हूं, बाकी के बारे में हम एक के बारे में साथ में लिखते भी चले जाएंगे। आप ये यहाँ पढ़ लेना, उसके बाद में आप किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों में इसको शामिल कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप किसी एक के बारे में, कच्चा माल, कच्चे माल की बात करें, कच्चे माल उद्योगों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। किसी भी कारक, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए कच्चे माल के आसपास वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा क्या लगाए जाते हैं, उद्योग को लगाया जा सकता है। क्यों लगाया जाता है कि कच्चे माल के आसपास वाले क्षेत्रों में जब हम उद्योग को लगाए ना, तो उसमें किसका खर्चा कम आएगा, परिवहन का खर्चा कम आएगा। जब परिवहन का खर्चा कम आएगा तो उद्योग अच्छे क्या कर सकता है, अच्छा लाभ कमा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे परिवहन है, अब उद्योगों में निर्मित माल या उद्योगों में कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए कच्चे माल को लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन की। अब कच्चे माल के माध्यम से, उसी कच्चे माल से वहां पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है, और उस वस्तु का उत्पादन होने के बाद उसे किसी बाजार में बेचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो परिवहन भी क्या है, उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इस हिसाब से हम सारे के सारे कारकों को हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब देखो, इसके अंतर्गत सबसे पहले किताब के अकॉर्डिंग बाजार तक अभिगम्य था, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, ये भी आप इसको साथ साथ में लिख लेना, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगले वीडियो में हम इन प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जय हिंद।